वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। जो बंधु दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत, आदित्य ठाकरे और इस सब के बीच में क्या कुछ हुआ, कैसे दिशा सालियान को मार दी गई और उसके एक सप्ताह बाद में कैसे सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया, कैसे कोरोना के दौरान ये सारे षड्यंत्र हुए, उस दौरान जो बाप बेटे की सरकार थी महाराष्ट्र में, उन्होंने क्या क्या षड्यंत्र किए, किन किन को प्रताड़ित किया। लेकिन केस आते आते 6 साल हो गया, 5 साल तो कोर्ट में हो गए, 1 साल पहले कोर्ट में जाते जाते हो गए। क्या कुछ हुआ, मैं इस वीडियो में, जो इस केस के बिल्कुल एबीसीडी भी नहीं जानते हैं या केवल सुना सुना भर है, उनके लिए ये एक बार सारे सिलसिलेवार रख देना चाह रहा हूँ, ताकि केवल तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख जो चल रही है, इसके पीछे क्या कुछ हुआ सबको पता है। एकदम संक्षिप्त में कि भाई ये 8 जून 2020 को मलाड, जो बम्बई का क्षेत्र है, वहाँ 14वीं मंजिल से एक मल्टी से एक लड़की गिरी और या गिराई गई। उससे पहले उसके साथ में रेप हुआ। उसके बाद में उसको अस्पताल दूसरे दिन उसको कहीं पहुंचाया गया। दूसरे दिन उसके मौत की पुष्टि हुई। वो एक गरीब बाप की लड़की थी जिसका बाप का नाम था सतीश सालियान और लड़की का नाम दिशा सालियान। ये मामला अभी भी पेचीदगी में है कि पुलिस दूसरे दिन इसको सामान्य एक दुर्घटना का केस मान करके और इस केस को रफा दफा कर दिया था। लेकिन के बाद में फिर शुरुआत होती है कि एक एडवोकेट या सामान्य सा, क्योंकि उनकी जो पीठिका है वो तो एडवोकेट की ही बताई जा रही है, लेकिन पुनीत डांगा करके दिल्ली के एक वकील, जो वकालत कितनी उनकी चलती रही है महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पुनीत डांगा ने, ये दिल्ली के एडवोकेट है, 2021-22 में उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटिशन दायर होती है। उस समय सीजे दीपांकर साहब थे, जस्टिस सीजे दीपांकर दत्ता जी थे, और उनकी बेंच में थे जीएस कुलकर्णी जी भी, जस्टिस जीएस कुलकर्णी। इन्होंने इस बेंच ने 1.5 साल तक केस को इधर उधर लटकाए रही वो बेंच, और उसके बाद में ये कहते हुए उस पीआईएल को खारिज कर दिया कि यदि परिवार को इस मौत में कोई षड्यंत्र लगता है तो परिवार आएगा। ये कहते हुए वो पीआईएल या वो पिटिशन थी खारिज कर दी। लेकिन कहा क्या गया, मीडिया में फैलाया गया कि कोर्ट को ऐसा कुछ नहीं लगा, इस कारण से उसकी हत्या की जांच वाली जो पिटिशन थी वो खारिज कर दी। लेकिन ये कहते हुए खारिज की कि कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा, परिवार आएगा तो परिवार की सुनी जाएगी। पहला बिंदु। आगे बढ़ते हैं। फिर आया परिवार का रोल। 2023-24 में फिर सतीश सालियान ने एक पिटिशन दायर की मुंबई हाई कोर्ट में और कहा कि मेरी बेटी के साथ आदित्य ठाकरे और उनके गैंग के द्वारा गैंग रेप भी हुआ, साथ में उसकी हत्या की गई और उस हत्या को फिर छुपाया भी गया। ये कहते हुए उन्होंने एक पिटिशन दायर की। वही पिटिशन अभी तक चल रही है। ये लगभग 2023-24 से लेकर के और 23, 24, 25, 26 4 साल हो गया। लेकिन एक केस हाई कोर्ट मुंबई में घूमते घूमते 5 साल हो गए। अगर पुनीत डांगा ने जब पहली पिटिशन दायर की थी, जिसको ये कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके परिवार के लोग आएंगे तो हम सुनेंगे, आपके नहीं सुनेंगे। कुल मिला के यहाँ तक इस केस में, इस प्रकरण में 8 जज अब तक इस केस को सुन चुके हैं। 8 जज इस केस को सुन चुके हैं। 21-22 में जब पिटिशन लाई गई थी जस्टिस दीपांकर दत्ता, जेएस कुलकर्णी साहब, फिर 2023-24 में जस्टिस मोहित डेरे और नीला गोखले जी। इसी दौरान वो केस घूम करके सारंग कोतवाल जी, एसएस मोदक जी की बेंच पर भी गया। और सबको पता है कि नीला गोखले जस्टिस मोहित डेरे की बेंच से क्यों हटाया, क्योंकि शिवसेना के साथ में वो सब पता चला था कि उनके पति के शिवसेना के
कार्यकर्ता के रूप में है वगैरह वगैरह, तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। तो ये सतीश सालियान के जो एडवोकेट थे उन्होंने मांग की कि ये बेंच पर हमको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं, बेंच बदली जाए। बहरहाल बेंच बदली गई, सारंग कोतवाल जी की और एस मोदक जी की बेंच पे गई। वहाँ से सारंग कोतवाल जी ने काफ़ी तल्ख टिप्पणियाँ की और काफ़ी ऊर्जा के साथ में इस केस को आगे बढ़ाया। नवंबर 24 में जस्टिस अजय गडकरी और रंजीत सिंह जी भोंसले साहब के ये बेंच में केस चला गया, क्योंकि इधर से भी कुछ परिवर्तन हुआ। फिर ये एक समय ऐसा आया जब चीफ जस्टिस चंद्रशेखर साहब की बेंच पर ये शुरुआत में 2025 में गया। फिर 4 फरवरी 25 को ये जस्टिस संदेश पाटिल जी की बेंच पर आ गया। जस्टिस संदेश पाटिलकर जी ने कुछ समय लिया और फिर ये कहते हुए वो उस बेंच से हट गए कि मैं तो भाई सीबीआई का वकील रहा हूँ पहले, तो और इसमें चूंकि सीबीआई जांच का ही मामला चल रहा है, तो सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है, तो मैं इस बेंच में या इस केस में मेरे द्वारा हियरिंग किया जाना ठीक नहीं है, ये कहते हुए वो उस केस से विड्रॉ कर लिए। और जब कोई जज कोई न्यायमूर्ति किसी केस से अपने आप को विड्रा करता है तो फिर 1-2 महीना आगे लग जाता, दूसरी बेंच को वापस गठित होती है। मुख्य न्यायाधीश जो हाई कोर्ट के होते हैं वो दूसरी बेंच बनाते हैं। तो इस चक्कर में फिर ये केस मामला ठेठ चला गया। उधर जून तक आते आते फिर जस्टिस आशीष चौहान जी की बेंच पर आ गया। आशीष चौहान जी ने भी आगे चल के ये कहते हुए कि वो दिशा सालियान जिस मल्टी में रहती थी और जहाँ पर ये घटना घटित हुई उस मल्टी में मैं भी रहता था, इसलिए मैं उस केस को सुनना मेरा सही नहीं रहेगा, ये कहते हुए जस्टिस चौहान साहब भी उससे अलग हट गए। वो अलग हट गए, फिर केस प्रोलॉन्ग हो गया और होते होते अभी ये जाकर के और 3 अगस्त 2026 को उसकी सुनवाई हुई, एक लंबे अंतराल के बाद में वापस, जब ये कहा गया कि अब अभी 2 जो माननीय दोनों हैं वह इस केस को सुन रही हैं और दोनों के बारे में अभी जो उनके कमेंट्स हैं वो बड़े सार्थक हैं। दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से इस केस को सुना भी है और वे जो कमेंट कर रही हैं वो कमेंट अपने आप में काफ़ी ऐसे लग रहे हैं कि हम न्याय के बहुत नज़दीक हैं और नज़दीक ही नहीं है बल्कि अब हमें ये उम्मीद है कि शायद न्याय होगा अब, क्योंकि अब जो सुनवाई कर रही है बेंच वो भारती डोंगरे जी है और मंजूषा देशपांडे जी, ये दोनों की बेंच से सुन रही है। तो भारती दीदी से भी और मंजूषा दीदी मैं ये कहूँ कि जस्टिस भारती डोंगरे जी और जस्टिस मंजूषा देशपांडे जी, क्षमा कीजिएगा मैंने दीदी बोल दिया, हम थोड़े से जिस परिवार से वहाँ दीदी बोलना बहुत सहज होता है, मातृशक्ति है, तो मैंने कहा ये दोनों अभी सुन रही है। अब इसके इन 5 वर्षों में 4 से 5 वर्षों में जो बड़े कमेंट आए उन कमेंट पर थोड़ी सी बात कर लें। इसमें इस समय जब जस्टिस उसके सुन रहे थे उस समय एक कमेंट आया था, वो कमेंट जस्टिस गडकरी जी का था। जस्टिस गडकरी जी ने कहा 5 साल बीत गए हैं, आपको ये पता लगाना है कि यह सुसाइड था, गैर इरादतन हत्या थी या हत्या नहीं थी। जो भी ऑप्शंस हो सकते हैं आपको ये पता लगाने के लिए 5 साल हो गए हैं, अर्थात और कितना समय लेंगे, ये कमेंट जस्टिस गडकरी जी ने किया। फिर एक पिता के रूप में, एक पिता का जो अधिकार होता है कि पिता सीआरपीसी की धारा 2(W)(A) के तहत पीड़ित है और बेसिक डॉक्यूमेंट देने में आपको क्या दिक्कत है, ये पुलिस को कहा गया और महाराष्ट्र शासन को भी कहा गया कि आपको पिता को जो मूल डॉक्यूमेंट है जांच के उनको देने में आपको क्या आपत्ति, क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग, ये कोर्ट का एक था। और सबूत पर महाराष्ट्र पुलिस का जो कथन है वो भी आप सुन लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग, हंसी आएगी आपको। वो महाराष्ट्र पुलिस का जो कथन है वहाँ पर वो ये है कि यौन या शारीरिक हमले का संकेत नहीं है दिशा सालियान के लिए बोला गया। और जो
शब्द है, वैसे शब्द का प्रयोग मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको घुमा करके दूसरे शब्द बोल रहा हूँ। आगे वो बोलते हैं यौन हिंसा या शारीरिक हमले का संकेत नहीं मिले जांच में, पुलिस कह रही है। पुरुष जनित यौन पदार्थ, वहाँ कोई दूसरी बात लिखी, मैंने वो नहीं लिखा है, या स्त्री मर्यादा के भंग के निशान नहीं है, वहाँ कोई दूसरा शब्द था, मैंने शब्द पलट लिया ताकि मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था बोलते हुए। तो ये पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने अब तक ये बताया कि हमारी जांच में तो ये मिल रहा है ना। और PIL में यदि दिशा की मौत में कोई षड्यंत्र है तो उसके परिवार का उसका परिवार कानूनी एक्शन लेगा। PIL ये कहते हुए स्वीकार की जा रही है कि अगर परिवार को लगता है कि उसके लड़की, उसके परिवार के सदस्य के हत्या हुई है या कुछ गलत हुआ है, तो वो कानून की शरण में लेगा, कानूनी शरण में आएगा, ये उसका अधिकार है। ये कोर्ट ने बोला है, मैं कोर्ट के कथन दिए। अब वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति है अगस्त 2026 में कि ये अभी 3 अगस्त को सुनवाई हुई, 3 अगस्त 2026, अर्थात अभी सुनवाई हुई, कल मैंने बोला था। और अभी 24 अगस्त 2026 को इसकी अगली सुनवाई है। उससे पहले डायरेक्शंस दिए गए हैं महाराष्ट्र सरकार को भी, वहाँ के गृह मंत्रालय या पुलिस को कहते हैं तो गृह मंत्रालय को, कि आप इस दौरान आपने अब तक FIR दर्ज क्यों नहीं की ये भी बताएं, और बिना FIR की आप जांच कैसे कर रहे हैं ये भी बताएं। क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस कह रही है कि हमने CCTV फुटेज जो होते हैं उनका फॉरेंसिक जांच के लिए हमने लैब में भेज रखे। तो ये जांच जो चल रही है कैसे चल रही है, उसके ग्राउंड्स हमको बताइए, और अब तक क्या कुछ हुआ है ये भी हमको बताइए। तो ये मामला यहाँ तक आ गया है। कुछ बंदों का मन था कि मैं इस केस को सिलसिलेवार अब तक बताऊं कि क्या कुछ, किस तरह से गेंद खेली जा रही है, किस तरीके से कबड्डी पाला टच हो रहा है, किस तरीके से इसमें खो खो खेला जा रहा है, किस तरीके से इसमें टेबल टेनिस खेला जा रहा है। आखिर यह खेल एक लड़की के जीवन से भी खेला गया है, अब एक पिता के जीवन से भी खेला जा रहा है। क्या इस पिता के मरने का रास्ता देख रहे हैं कि ये जो गरीब पिता है ये मर जाएगा, इसके बाद में न्याय दे? क्योंकि न्याय के मंदिरों में कहा जाता है कि कई अन्याय के राक्षस भी रहते हैं, अन्याय के दानव भी रहते हैं। बंडल बोरों में भरे हुए नोटों के बंडल जहाँ मिलते हों, जहाँ जज अपराध करके भाग जाते हो, पुलिस उनको ढूंढ रही हो, जहाँ जज के टेबल के नीचे ही बाबू रिश्वत लेता हो, बल्कि कई दफ़े जज ये इशारा कर देते क्षमा करना आप, कि ज़रा बाबू का देख लेना, वहाँ पर इस गरीब बाप को कैसे न्याय मिलेगा? और उन हत्यारों से, उन ड्रग सप्लायर से, उन मानव शरीर के अंगों का धंधा करने वाले तथाकथित राजनीति का चोला ओढ़े हुए बाप बेटों से कैसे न्याय दिलाएंगे? ये सवाल है, वह सवाल बड़ा है। मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ। मैं अपनी जान और अपना जीवन सब कुछ दांव पे लगाते हुए बोल रहा हूँ। मिलॉर्ड, जो भी न्याय के मंदिरों में कहते हैं देवता का निवास होता है, सामान्यतया अच्छे जजेस होते हैं। अभी जैसे ये दीदी ये भारती डोंगरे, मंजूषा देशपांडे, इनसे बहुत उम्मीदें हैं, ये देवता भी हैं। लेकिन इसी न्याय के मंदिर में कुछ दानव भी पलते हैं, जो या तो दबाव में आ जाते हैं या नोटों में बिकते हैं। उन्हें ना इस जन्म का, ना ईश्वर के सम्मुख जो वापस खड़े होना पड़ेगा एक दिन, उसकी भी उनको चिंता नहीं होती। ये मरे हुए शव के रूप में भी कुछ जज, कुछ न्यायमूर्ति के रूप में बैठे होते हैं, जिनके घरों में नोटों के बंडल मिलते हैं, बेशर्मी से तब वो कुर्सी भी नहीं छोड़ते। हो सकता है, लेकिन अब जो हो सकता है वो अच्छा हो, हम ये प्रार्थना करेंगे। मेरे से अगर कुछ अभी तल्ख हुआ है तो मैं उस पर अडिग हूँ। आप मुझे फांसी दे सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या दे पाएंगे? भारत माता की जय।